इंडिया एक डायबिटीज का हब क्यों बनता जा रहा है? डायबिटीज के 3 मेन कारण हैं। पहला हमारा स्ट्रेस लेवल, माइंड, दूसरा हमारा फूड और तीसरा हमारा लाइफस्टाइल। ये प्री डायबिटिक टर्म आपके हिसाब से क्या है और उनको हमें सीरियसली लेना चाहिए? प्री डायबिटिक का पूरा कॉन्सेप्ट बोगस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज से 40 साल पहले ये 200 था, उसके बाद वो 180 हुआ, उसके बाद 160 हुआ, आज 140 है और अगला अभी कोशिश चल रही है कि इसको 120 कर दिया जाए। किस बेसिस पर ये घटाया जा रहा है? नोबडी एक्सप्लेन्स। शुगर के बिना तो हम बात नहीं कर सकते, वही तो हमें एनर्जी दे रहा है। तो शुगर एक्चुअली दुश्मन नहीं है, डायबिटीज के पेशेंट का भी दुश्मन नहीं है। हम अपने पेशेंट को भरपेट आम खिला के डायबिटीज ठीक करते हैं, थोड़ा नहीं, भरपेट। मेटफॉर्मिन या डायबिटीज की जितनी दवाइयां पूरी दुनिया में चलाई जा रही हैं ये मेडिसिन मैन्युफैक्चरर के द्वारा, अगर डायबिटीज की दवाई वो सचमुच बना रहे होते तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने, साल भर भी खाने के बाद डायबिटीज ठीक हो जानी चाहिए थी। किसी एक की भी दुनिया में ठीक हुई क्या वो दवाइयां खा के? इंडिया इज गोइंग टू बी कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। बट प्रोटीन पाउडर जो अच्छी कंपनियों के हैं वो तो किसी भी कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड पैकेज्ड प्रोटीन इज पॉइजन। हम इस चैनल पर बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की, कि कैसे हम स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं। पर ये ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हमारी बॉडी हेल्दी हो, जब हमें कोई बीमारियां ना हो। पर शायद ही आजकल कोई ऐसा इंसान होगा जिसे कोई बीमारियां ना हो। आजकल हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है और इंडिया में सबसे ज़्यादा तेजी से फैल रही बीमारी है डायबिटीज। इसलिए आज की इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है डॉक्टर रवि कुमार को, जो डायबिटीज और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। रवि जी ने कई सारे लोगों की डायबिटीज पूरी तरीके से क्योर की है। इसलिए अगर आपकी फैमिली में किसी को भी डायबिटीज है तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल भी मिस मत करना और पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस पॉडकास्ट में आपको नोट्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। रवि जी, जन जी विदा पर आपका स्वागत है। जैसे कि आजकल डायबिटीज एक इंडिया की कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर है जिसे डायबिटीज जी। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडिया एक डायबिटीज का हब क्यों बनता जा रहा है? एक्चुअली डायबिटीज के 3 मेन कारण हैं। पहला हमारा स्ट्रेस लेवल, माइंड, दूसरा हमारा फूड और तीसरा हमारा लाइफस्टाइल। ओके, ये 3 मेन कारण हैं। इंडिया के डायबिटीज हब बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम तीनों लेवल पे हमारी चीज़ें आउट ऑफ वे जा चुकी हैं। तीनों लेवल पे बिगड़ चुकी हैं सारी चीज़ें। माइंड के लेवल पे स्ट्रेस ले रहे हैं और स्ट्रेस को पकड़ के बैठ रहे हैं पूरा। पहली बात, जो प्राइम कॉज है, इसका पूरा मैकेनिज्म है कि स्ट्रेस कैसे डायबिटीज को बढ़ाता है, शुगर लेवल को कैसे शूट कराता है। ये पूरा एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है इसका, बॉडी में कैसे ये होता है। दूसरा, हमारा जो फूड है हम वो सारी चीज़ें खा रहे हैं जो नहीं खानी चाहिए, वो सारी चीज़ें खानी छोड़ दी है जो खाना चाहिए। लाइक एग्जांपल कोई दिया? हाँ, जैसे आप देखिए कपड़े, कुछ एग्जाम समझना, कपड़े जो होते हैं ना और फूड, वो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट और आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से होते हैं। जैसे अभी हम लोग ये कपड़े पहन के बैठे हैं, कोट पहन के बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ अगर अरेबियन कंट्री में हम रहें और यहाँ का 40 डिग्री टेम्परेचर हो तो क्या हम कोट ऐसे पहन के बैठेंगे क्या? तो कपड़े हमारे एम्बियंस, एनवायरनमेंट के हिसाब से होते हैं और फूड और वाटर भी हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है, क्योंकि इसीलिए हर वर्ल्ड रीजन का फूड अलग अलग है। नेचर ने अलग अलग चीज़ें दी है। तो अब हम अपने फूड का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल। सीजनल होना चाहिए, हर सीजन की फूड आप देखते हैं, हर सीजन की सब्जियां अलग है, हर सीजन के फल अलग हैं, हर सीजन के फूल अलग हैं। क्यों ऐसा है? रैंडमली नहीं है, इसके पीछे नेचर का एक बड़ा डिजाइन है। तो फूड अलग है हर सीजन का, लेकिन हमने जैसे अपने से दुश्मनी कर ली है। पहली बात, हम सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब बिजनेस का कुछ ऐसा रूप बन गया है कि हर चीजें सालों भर देने की कोशिश की जा रही है। अब आप जनवरी महीने में आप वाटरमेलन ले रहे हैं और लोग खा रहे हैं। जनवरी में आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम तो अब सालों भर के, आप याद कीजिए 20 साल पहले, हमें याद है जब हम पढ़ते थे तो हम लोग इंतजार करते थे कि नवंबर से जनवरी के बीच में आइसक्रीम वाले दिखेंगे। अक्टूबर महीने के बाद, हाँ, वो फरवरी मार्च के बाद नहीं दिखते थे और फिर वो अक्टूबर नवंबर से दिखने शुरू होते थे आइसक्रीम बेचने वाले। अभी आइसक्रीम की क्या हालत है? परमानेंट पार्लर है। सीजनल फ्रूट क्यों?
वेदर के कंडीशन के हिसाब से हमारा बॉडी अडेप्ट करता है, तो उस हिसाब से फूड भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जो हम पूरा उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ा सीजनल फ्रूट, रीजनल, हमारे एम्बियंस और एनवायरनमेंट के हिसाब से फूड होना चाहिए। इसलिए चाइनीज फूड चाइना वालों को नुकसान नहीं करता, लेकिन इंडियन को नुकसान करता है। चाइनीज फूड तो पूरा चाइना वही खाता है ना, तो उनको वो नुकसान, क्योंकि वो उनका एम्बियंस अलग, उनका एनवायरनमेंट अलग है, उनका एटमॉस्फेयर अलग है, हमारा अलग है, वो हमें सूट नहीं करता। तो हमने सीजन को भूल गए, हम रीजनल से अब ग्लोबल हो गए। हम पूरी दुनिया का फूड मंगा के खा रहे हैं। हम अमेरिकन फ्रूट्स खा रहे हैं, हम ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं सारे दूसरे। और तीसरा ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब है कि नेचर ने जैसे आपको दिया है उस रूप में खाएं। तो आज तो हर फल, हर सब्जी केमिकल से उगाया जा रहा है, और केमिकल से पकाया जा रहा है, और केमिकल से बढ़ाया जा रहा है। उसका साइज भी ग्रोथ के लिए केमिकल, उसको उगाने के लिए केमिकल, उसको पकाने के लिए केमिकल। तो ना रीजनल रहा, ना सीजनल रहा, ना ओरिजिनल रहा। तो ये फूड जो नहीं खाना है वो सब खा रहे हैं, और जो खाना है वो नहीं खा रहे हैं। क्या खाना है? सीजनल फ्रूट खाना है, रीजनल फ्रूट खाना है, ओरिजिनल फ्रूट खाना है। पर ये तो शहरों की बात हो गई। आजकल गांव में भी डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई है। हाँ, गांव की तो लाइफस्टाइल अलग है ना। हाँ। वहाँ पे सीजनल फूड भी खाया जा रहा है, ओरिजिनल फूड भी हो रहा है, राइट। लेकिन फिर भी वहाँ पे डायबिटीज हो रहा है। गांव में डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है, हालांकि शहरों जैसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना 3 बेसिक कारण है। एक तो माइंड, तो अब गांव में भी माइंड पर स्ट्रेस लेने वाले लोग, आप गांव के देखिए, गांव की मस्ती अब कम हो गई है। अब गांव में भी लोग स्ट्रेसफुल है, क्योंकि इंटरनेट पहुंच गया, पूरी दुनिया अब टीवी के माध्यम से उनके ड्राइंग रूम में आ गई। गांव में भी अब टीवी और मोबाइल ने पूरी दुनिया को उनकी जेब में पहुंचा दिया। तो अब गांव में रहते हुए भी वो कनेक्टेड है, तो दुनिया की जो अच्छी और बुरी चीज़ें हैं वो सब उन पर इफेक्ट डाल रही है। तो फूड हैबिट भी गाँव में चेंज हो चुका। आप गाँव में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें बिक रही हैं कि नहीं? गांव में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें बिक रही हैं। गांव में जो कंजम्पशन है, ये जो फास्ट फूड का कंजम्पशन बढ़ गया है कि नहीं? आज किसी गांव में जाके पूछें तो कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जो चाइनीज फूड ना खाता हो, या ना खाया हो जिसने, फास्ट फूड ना खाया हो जिसने। तो फर्क बहुत ज्यादा नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा फर्क यह है कि अभी गाँव के लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव हैं, उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा बेटर है अभी, फिर भी ये चीजें उतनी नहीं पहुंची है। तो अभी रेट कम है, लेकिन वहां भी तेजी से बढ़ रहा है। अब जैसे डायबिटीज की बात आती है, तो डायबिटीज में एक तो इंसान वो हो गया जो प्रॉपर डायबिटीज है, एक हो गया प्री डायबिटीज। आजकल डायबिटीज तो ठीक है कि नॉर्मल इंसान को हो गई, लेकिन आजकल यंग जनरेशन जो जेनजी है, या फिर हमारी जो जनरेशन है, उसको वो प्री डायबिटिक निकल आ रही है, जबकि उनकी डाइट तो नॉर्मल ही है। जो चीज 30-40 में होनी थी वो 20 में हो रही है। तो ये प्री डायबिटिक टर्म आपके हिसाब से क्या है, और क्या ये डायबिटीज को मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए? जेनजी की बात करें या किसी की भी, याद रखना कि हमें जार्गन्स में फंसाया जा रहा है। जार्गन्स जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो सुनने में बड़ा हाई साउंडिंग, हाई फ्लाइंग वर्ड्स लगते हैं, लेकिन वो जार्गन्स का एक जाल बिछाया जा रहा है, और उसमें हम उलझ जा रहे हैं। हम इन अच्छे सुनने में बड़े अच्छे हाई फ्लाइंग वर्ड लगते हैं, तो हम उनको पकड़ लेते हैं। जैसे आपने कहा प्री डायबिटिक, ये प्री डायबिटिक का पूरा कॉन्सेप्ट बोगस कॉन्सेप्ट है। ये आई विल यूज द वर्ड बोगस। बोगस क्यों, आपको मैं बताता हूँ। प्री डायबिटिक का मतलब क्या है? इन्होंने एक पैरामीटर बनाया है कि फास्टिंग शुगर 100 के आसपास होना चाहिए, और पीपी शुगर, पोस्ट प्रेंडियल शुगर 140 के होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो प्री डायबिटिक का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 130 क्रॉस कर गए हैं, आप 125 भी क्रॉस कर गए हैं, तो आपको प्री डायबिटिक कहेंगे, कि मतलब अब आप डायबिटिक होने ही वाले हैं, अब आपको डायबिटीज होने ही वाला है, मतलब आपके गर्दन पे तलवार लटक रही है। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा गेम है। गेम क्या है? सबसे पहले ये टर्म कहा मैंने बोगस है, और दूसरा ये पैरामीटर बोगस है। ये जो 100 और 140 का जो पैरामीटर है, ये बोगस है। अच्छा, मैं इसमें 2 बातें कहूँगा, ये आपके व्यूवर्स को हिला देगा। मैं इसमें 2 बातें कहूँगा। अच्छा, मान लीजिए मैं आपको कहूँ पूरी दुनिया में, इंडिया में, यूरोप में, यूएस में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब पूरी दुनिया के सब जगह सभी लोगों को 6 नंबर के जूते पहनने चाहिए, सभी लोगों को। ये तो पॉसिबल नहीं है कि सबका साइज अलग है। या 40 साइज का शर्ट पहनना चाहिए, पॉसिबल नहीं है।
अगर ऐसा मैं कहूं और ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए आपको 40 साइज का शर्ट, आपको 6 नंबर का जूता नहीं आता है, छोटा होता है या बड़ा होता है, तो आप बीमार हैं। नहीं, वो तो बॉडी टाइप है। बॉडी टाइप है ना। पूरी दुनिया में लोगों का रेस अलग है, जेनेटिक मेकअप अलग है। अफ्रीकन का और इंडियन का और यूरोपियन का एक ही जेनेटिक मेकअप है? नहीं, अलग अलग है। उनका बॉडी टाइप अलग है, ठीक है, उनका फूड अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है पूरा, उनका मेंटल मेकअप अलग है पूरा, ठीक है। ये सब अलग अलग लोग हैं और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक पैरामीटर बना दिया, 100 and 140। सुबह उठो तो 100 होना चाहिए, खाना खा लो 2 घंटे के बाद तो 140 होना चाहिए। अगर 130 के आसपास है तो प्री डायबिटिक हो, एक तो ये, और 140 पहुंच गए तो आपका काम ही हो गया। अब तो 1 से डायबिटिक ऑलवेज डायबिटिक, तो फिर आ जाओ तुम, अब तुम आ गए ट्रैप में, अब तुम जीवन भर के लिए डायबिटिक हो। बट जो पैरामीटर सेट किया, ये तो हमने फिजिकल बॉडी देख के किया है, वो एक जनरल सबके लिए अप्लाई नहीं होता है ना। एक्सेलेंट सवाल। देखिए एक्सेलेंट, ये जो पैरामीटर सेट किया गया है, आप जब रिसर्च करेंगे, आप तो करते होंगे रिसर्च, आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको आप लिखिएगा कहीं भी और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिक्सिंग 100 एज फास्टिंग शुगर एंड 140 एज पीपी शुगर। व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस? तो आपको पूरा नेट छान जाएंगे, पूरी दुनिया की लाइब्रेरी छान जाएंगे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं। आपको ये मैं बता रहा हूं और मैं आपके व्यूअर्स को बता रहा हूं कि आप लोग भी सर्च कीजिए और मिले तो मुझे भेजिए कि व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस। भाई मेडिकल साइंस मतलब क्या? जिसको एक बड़े ग्रुप पे सर्वे करके उसके बनाया हो। और सर्वे मतलब सैंपल साइज। जब आप पूरी दुनिया के लिए कोई एक नियम बना रहे हैं तो सैंपल साइज कितना बड़ा होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए ना। आप जब देखते हैं कि किसी भी चीज का सर्वे, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए किसी चीज का सर्वे किया जाता है तो उसके लिए सैंपल साइज उस पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से डिसाइड होता है। स्टैटिस्टिक के रूल है ना कुछ। स्टैटिस्टिक के रूल है। तो अगर जो पैरामीटर मैं पूरी दुनिया के लिए लागू कर रहा हूं, उस पैरामीटर का, उसके सैंपल साइज कितना बड़ा होना चाहिए? उसका 1% भी सैंपल साइज नहीं लिया गया है। 1% कह रहा हूं, 100% की बात छोड़ दो, नहीं लिया गया। कोई इसका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये 140 क्योंकि आज से 40 साल पहले ये 200 था। ये जो 140 है ना, वो 200 था। उसके बाद वो 180 हुआ, उसके बाद 160 हुआ, आज 140 है और अगला अभी कोशिश चल रही है कि इसको 120 कर दिया जाए। किस बेसिस पर यह घटाया जा रहा है? नोबडी एक्सप्लेन्स। कुछ लोग बैठते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले डिसाइड करते हैं और उनके हाथ में मीडिया है, उनके पास अपार पैसे हैं, उनका मेडिकल इंडस्ट्री पर पूरा कंट्रोल है और वो इसको मैं कहूंगा, मैं बड़े सोच के बोल रहा हूं, अफवाह उड़ा देते हैं कि आज से 140 रहेगा। आपको मैं बताता हूं, आज से करीब 20 साल पहले, मतलब 17 साल पहले ये 140 और 100 का कॉन्सेप्ट लाएगा। उसके पहले ज्यादा था ये, आज से ज्यादा दिन नहीं, 15-20 साल पहले। तो वन फाइन इवनिंग जब ये अनाउंस किया जा रहा था, आप देखना कमाल, जब ये पैरामीटर अनाउंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले जो लोग हेल्दी थे, जैसे ही ये पैरामीटर अनाउंस हुआ, अनाउंस होते ही इंडिया में 2-3 करोड़ लोग डायबिटिक हो गए। वो तो हुई, उनके स्टेटस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब उन्होंने सुना पैरामीटर चेंज। क्यों चेंज किया, किसने चेंज किया, किस बेसिस पे चेंज किया? अच्छा, अब इसका मैं साइंटिफिक आधार बताता हूं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन है, ACP, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जो एलोपैथी के इस तरह के प्रोटोकॉल्स और इस तरह के रूल डिसाइड करती हैं। उनके पास एक बड़ा पैनल है जिसमें टॉप के साइंटिस्ट, टॉप के प्रोफेसर्स, जो मेडिकल के से रिलेटेड लोग हैं, वो लोग हैं और वो लोग इस पैरामीटर को डिसाइड करते हैं। तो वो तो हर कंट्री की होंगे, जैसे आपने बताया ये अफवाह है, तो हर कंट्री के लोगों के हिसाब से तो वहां पे भी हर जगह। हाँ, तो वो मैं बताता हूं, सही है। तो वो मार्च 2018 में, बहुत प्रिसाइज होके बोल रहा हूं, मार्च 2018 में उन्होंने अनाउंस किया डायबिटीज का पैरामीटर। जानते हैं क्या अनाउंस किया? 250
इज बीपी शुगर। अगर 250 तक खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप शुगर मेजर करते हैं और अगर वो 250 आता है, ये कब? मार्च 2018 में। किसने अनाउंस किया? अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जिसके पैरामीटर पूरी दुनिया के एलोपैथिक डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसी बेसिस पे चलती है। डायबिटोलॉजी, डायबिटीज का पूरा इलाज उसी बेसिस पे होता है। बीपी का पूरा इलाज उसी बेसिस, उन्हीं के डिसाइड किए गए पैरामीटर और प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। इवन मेडिसिन के प्रोटोकॉल वो डिसाइड करते हैं, तो पूरा यूएस, यूरोप और इंडिया के डॉक्टर भी फॉलो करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, ठीक है। उन लोगों ने ये अनाउंस किया मार्च 2018 में कि 250 डायबिटीज इज नॉर्मल। 250, उससे ज्यादा हो खाना खाने के बाद, उससे ज्यादा हो तो आप डायबिटिक हैं, फिर आपको डायबिटीज केयर करना चाहिए। आपको 130 पर प्री डायबिटिक कहा जा रहा है। इसका मतलब गर्दन पे तलवार लटका दी। आज से आप टेंशन में आएंगे, और जैसे ही अब आप टेंशन में आएंगे कि मैं प्री डायबिटिक हूं, तो 10 दिन में डायबिटिक हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड आपको डायबिटिक बनाने में प्राइम रोल निभाता है। जैसे आपने भी बताया कि एसीपी ने 250 सेट करके रखा हुआ है, तो फिर ये 140 का पैरामीटर कैसे आया? तो जब वो अनाउंस किया तो उसके सारे पैरामीटर्स को इंडिया के डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, सारे पैरामीटर्स को, सारे प्रोटोकॉल को, क्योंकि वो एक एस बॉडी है ना, वहीं से चीजें आती हैं, परकोलेट होती हैं। यूरोप के भी लोग फॉलो करते हैं, यूएस के लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट था, एक है, आप समझिए, एक है मेडिकल साइंस और एक है मेडिकल इंडस्ट्री। तो मेडिकल साइंस का अपना, वो तो साइंस है भाई, साइंस तो साइंस वो तो रियल फैक्ट बताइए, साइंस है। हाँ। लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जिन लोगों ने मेटफॉर्मिन की या डायबिटीज की दवाइयों की और इंसुलिन की कंपनी लगाई है, तो क्या वो ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया से डायबिटीज मिट जाए? ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे ना। वो क्या चाहेंगे? एक बिजनेसमैन जब फैक्ट्री लगाता है तो क्या चाहता है कि उसका सेल बढ़े, उसका प्रोडक्शन बढ़े और सेल बढ़े। तो प्रोडक्शन और सेल कब बढ़ेगा? जब कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन कब बढ़ेगा? जब डिजीज बढ़ेगी। ये रिलेशन दिख रहा है कि नहीं? तो डिजीज बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन से, तो इस तरह से, तो वो लोग एक्चुअली, एंड दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द मेडिकल साइंस। जो मैन्युफैक्चरर हैं, ग्लैक्सो, फाइजर, ल्यूपिन, ये और भी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम, जो पूरी दुनिया में दवाइयों के जायंट हैं, ये लोग मेडिकल इंडस्ट्री को और मेडिकल साइंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हीं के द्वारा नॉमिनेट किए लोग WHO में बैठते हैं, इन्हीं के द्वारा नॉमिनेट किए लोग बड़े बड़े मेडिकल काउंसिल्स में बैठते हैं, इन्हीं की बैकिंग से। यही लोग पूरी दुनिया में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, मेडिकल कॉन्फ्रेंस कराते हैं, यही स्पॉन्सर होते हैं, जहां 5 स्टार फैसिलिटी, 7 स्टार फैसिलिटी देके मेडिकल कॉन्फ्रेंस कराया जाता है, और यही लोग अपने लोगों से रिसर्च पेपर पढ़वाते हैं। अब इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बड़े इथिकल हैं, बड़े अच्छे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बड़े इथिकल हैं, लेकिन उनके पास 2 इश्यू है। पहला, उनको जो इंफॉर्मेशन सप्लाई होता है वही पढ़ेंगे वो। हर आदमी अपना रिसर्च तो करता नहीं। उनको जो इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन सप्लाई करने वाले लोग कौन है? पैरामीटर जो उनको बताया जाएगा वही वो फॉलो करेंगे, तो बताने वाले लोग कौन है? इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री वाले, उनको भी पता नहीं। और दूसरा कि कुछ लोग प्रेशर में हैं और कुछ लोग लालच में हैं। लेकिन अधिकांश मेडिकल पर्सनल जो हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या इथिकल वाले हैं। वो लोग सच्चे लोग हैं, इथिकली काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनके पास जो टूल्स अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो नॉलेज एंड जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सब उनके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। तो अब किताब, मुझे किताब पढ़ के पास होना है, लेकिन वो किताब वेस्टेड इंटरेस्ट ने लिखा है, तो क्या करेंगे आप? मुझे पैरामीटर्स को फॉलो करना है, सर्टेन पैरामीटर्स को, लेकिन वो पैरामीटर डिसाइड कर रही है वेस्टेड इंटरेस्ट। इसलिए 200 को घटा के 140। तो जब अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने, जिसमें कि कुछ इथिकल लोग आ गए और उन्होंने इन सब चीजों को ओवररूल करके 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, मार्च 2018 में, कि ये 250 है, उस पूरे रिपोर्ट को और पूरी सारी चीजों को दबा दिया गया। और उससे भी बुरी बात देखिए मेडिकल इंडस्ट्री का कितना इन्फ्लुएंस है कि इंडिया में तो इसका विरोध होने लगा। डॉक्टर्स ओपनली, कई डॉक्टर्स, नॉट ऑल, कई डॉक्टर्स ओपनली कहने लगे, हम तो नहीं मानेंगे, हमारे पेशेंट तो बिगड़ जाएंगे, हमारे पेशेंट तो खराब हो जाएंगे, वो तो मर जाएंगे। इंडिया के कई एरिया में काली पट्टी बांध के
डॉक्टर्स ने इस 2018 एसीपी गाइडलाइंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया मतलब और कि सब वो डॉक्टर हैं जो उसको फेंके गए हैं। उसको दबा दिया गया। अब ये वर्ड तो मैं कैसे बोलूं, हाँ वो तो आपका यूट्यूब चैनल पे फिर आपके वीडियो पर भी बहुत सारे बवाल होंगे, लेकिन कंट्रोवर्सी तो होगी। लेकिन हम क्या करें, कंट्रोवर्सी के डर से सच्चाई ना बोले क्या? किसी को बुरा लगे इसके डर से सच्चाई ना बोलें क्या? ये सच्चाई है, मैं जो कह रहा हूं आप चेक कर लीजिए दोस्त। तो मतलब अगर किसी की शुगर 250 है और खाना खाने के 2 घंटे बाद तो वो उस 250 से ऊपर आ रही है तो उसे दिक्कत है, डायबिटीज हो सकती है, वरना बाकी प्री डायबिटिक कोई टेंशन की और बात प्री नहीं है। डायबिटिक जैसे बोगस चीजों में ना फंसें, इसका तनाव ना लें। हाँ, इसका तनाव लेंगे उसकी वो साजिश ये है, कॉन्स्पिरेसी है कि आपको डायबिटीज नहीं भी है फिर भी आपको मैं रोज कहूंगा आप प्री डायबिटिक ध्यान रखना, आप प्री डायबिटिक हो थोड़ा ध्यान रखना, आप प्री डायबिटिक हो भाई थोड़ा ध्यान रखना, तो 1 महीने के अंदर आप डायबिटिक हो जाएंगे इनके पैरामीटर के हिसाब से, जो एक गलत पैरामीटर है। और फिर हम सोचते रहेंगे तो 1 महीने नहीं तो 1 साल के अंदर तो शुगर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि माइंड प्राइम कॉज है। तो सर जैसे आपने बताया कि माइंड प्राइम कॉज है, तो जो डायबिटीज के पेशेंट आते हैं मान लीजिए जिनका 250 से ऊपर है, क्या उनको ट्रीट किया जा सकता है? जैसे एलोपैथिक में साइंस कहती है किसी भी डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो ये बोलते हैं ये डायबिटीज रिवर्सल हो सकती है, डायबिटीज मैनेज की जा सकती है, इसको पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता। तो आपके हिसाब से क्या ये पूरी तरह क्यूरेबल है? और है तो आप कैसे करते हैं? मैं हमेशा हर जगह ये सवाल पूछा जाता है, हर जगह मैं जवाब देता हूं। पहले तो मैं कहूं कि रिवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा आप तो एक बहुत ही मतलब शार्प क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शार्प माइंड। ज़रा आप सोचिए रिवर्सल का क्या मतलब है। मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ रिवर्सल होता है, आप क्योर नहीं कह सकते हैं। आप कैसे क्योर कह सकते हैं? फिजिशियन थे, डायबिटीज़ की भी बात करते हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अच्छा एक बात बताइए, आप मलेरिया क्योर करते हैं कि रिवर्सल करते हैं? क्योर करते हैं जी, मलेरिया का क्या है, मलेरिया तो क्योर हो जाता है। हमें डेंगू क्योर करते हैं कि रिवर्सल करते हैं? नहीं क्योर हो जाएगा ना डेंगू। मैंने कहा ठीक है। चिकनगुनिया क्योर करते हैं कि रिवर्सल होता है? ऐसे मैंने 4-5 तो बोले नहीं ये सब तो क्योर करते हैं। मैंने अच्छा तो आप मलेरिया क्योर करते हैं, तो रिवर्सल का मतलब क्या होता है? रिवर्सल का ये मतलब है कि अभी टेम्पररी ठीक हो गया है, दोबारा जब वैसी ही कंडीशन आएगी तो फिर से वो बीमारी हो जाएगा। वेरी नाइस। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोबारा आपने मलेरिया क्योर कर दिया तो दोबारा मलेरिया का मच्छर अगर काटेगा उस आदमी को तो कभी मलेरिया नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब थोड़ा ये होगा, नहीं ऐसे कैसे होगा, वो तो हो जाएगा। तो मैंने तो आपने मलेरिया क्योर किया कि रिवर्सल किया? आप रिवर्सल का मतलब ये बता रहे हैं मुझे कि अभी आपका ठीक हो गया है, लेकिन जिस सिचुएशन के कारण ये हुआ था अगर दोबारा आपके बॉडी में वो सिचुएशन आया तो फिर से वो बीमारी आ जाएगी। यही कह रहे हैं ना आप? तो बोला हाँ, क्योर ये होता है कि चाहे कुछ भी हो वो नहीं होगा। तो ऐसे तो कुछ भी क्योर नहीं होता है डॉक्टर साहब। किसी का हाथ टूट जाए, दीवार पे मारे जोर से और हाथ टूट जाए और डॉक्टर उसको फ्रैक्चर प्लास्टर लगाए और थोड़े दिन में जुड़ जाए तो क्योर हुआ कि रिवर्सल हुआ? रिवर्सल होगा, फिर मारेगा तो फिर मारेगा तो फिर टूटेगा कि नहीं? तो मतलब आप क्योर तो कुछ भी नहीं करते। तो अगर आप क्योर कुछ भी नहीं करते हैं तो आप अपने डेफिनेशन के हिसाब से मान लीजिए कि ये भी क्योर नहीं है। लेकिन क्योर का मैं कहता हूं कि मैंने कहा आप थियरी की बातें कर रहे हैं और मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो 12-12 गोलियां खाते थे, 20 साल पुराना डायबिटीज के पेशेंट थे। 20 साल से एक टैबलेट से शुरू हुई यात्रा 12 टैबलेट पे पहुंच गई, किसी की 15 टैबलेट पे पहुंच गई। मेरे पास एक पेशेंट आए थे 32 टैबलेट्स पर डे ले रहे थे। डायबिटीज से शुरू हुई, हार्ट का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, आंखों का भी शुरू हो गया, पैर का शुरू हो गया, किडनी का शुरू, और इस तरह से 32 टैबलेट्स पर डे मेरे पास रिकॉर्ड है सारा। और उनके सारे टैबलेट्स बंद हो गए, 12 टैबलेट वालों के बंद हो गए। और डायबिटीज आज 5 साल से 12 टैबलेट वो नहीं, एक भी टैबलेट नहीं खा रहे हैं डायबिटीज का, जो 20 साल से खा रहे थे। और आज 5 साल से एक भी टैबलेट नहीं खा रहे हैं और शुगर लेवल उनका नॉर्मल रह रहा है, एकदम नॉर्मल, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं प्रॉपर। तो ये क्योर नहीं मानेंगे आप जिद करके बैठे हैं तो फिर इसकी तो कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं माने तो रिवर्सल ही मान ले। 5 साल नहीं क्योर, मैं क्यों रिवर्सल? भाई रिवर्सल तो आपको डर में रखने की का एक टेक्निक है कि आपको हम फ्री नहीं होने देंगे। आप डायबिटीज से फ्री भी हो गए मान लीजिए आपका, और आपने कहा 250 नहीं, हमारे यहाँ 600 शुगर वाले लोग आज पूरी तरह से शुगर फ्री है। जो आए तो 600 होता, 600, 500, 450 शुगर होता था,
आज फ्री हैं। 65 यूनिट इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज लेते थे, आज एक भी यूनिट इंसुलिन नहीं लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज की तो पूरी एक अलग फेक कहानी चलाई गई है। टाइप 1 डायबिटीज जिसको कहते हैं बीटा सेल डेड हो गया, झूठ, महाझूठ। डेड हो गया वो सही है, लेकिन कभी जनरेट नहीं होगा, जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये इंसुलिन की पूरी एक इंडस्ट्री है जो आपको ठीक नहीं होने देना चाहती है, इंसुलिन बेचना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास कई सारे, एक दो नहीं, कई सारे पेशेंट है जिनका 65 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया और आज मतलब एक लंबा टाइम हो गया वो इंसुलिन नहीं ले रहे हैं और शुगर लेवल नॉर्मल है। तो बीटा सेल कहां आया? बीटा सेल रीजनरेट हुआ नहीं तो फिर कैसे हुआ ये? और इसके टेस्ट होते हैं, बीटा सेल रीजनरेट हुए कि नहीं, आपके बॉडी में इंसुलिन बना कि नहीं, इसके ढेर सारे टेस्ट हैं जो हम करा के प्रूव करते हैं। जो मेडिकल साइंस का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसी टेस्ट को करके हम बताते हैं कि देखो शरीर में इंसुलिन बन रहा है, बाहर से इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपने बताया ये पेशेंट ठीक हो गए, तो क्या ये नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गए, नॉर्मल खाना पीना खाने? हाँ जी, नॉर्मल जीते हैं, शुगर नॉर्मल वगैरह थोड़े ज्यादा दिनों तक नहीं। देखिए शुगर मतलब अगर आप जो प्रोसेस्ड शुगर की बात कर रहे हैं, व्हाइट शुगर जो हाँ व्हाइट शुगर। देखिए मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया में ये व्हाइट शुगर पहली बार अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया। अंग्रेजों के पहले कोई शुगर वर्ड नहीं जानता था। शुगर वर्ड इंडिया की किसी भी पुरानी किताब में देख लीजिए नहीं था। तो ये अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस को। एक हमारे यहाँ गन्ना पहले भी होता था और गन्ने से गुड़ बनते थे और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट बनते थे, जैगरी देसी गुड़ तो बनता था और उससे लोग खाते थे और कहीं कोई इश्यू नहीं था। ये अंग्रेजों ने उसको एक हेल्दी चीज को अनहेल्दी चीज में कन्वर्ट किया। जैसे आप आटा है, गेहूं है, तो गेहूं को उसके आटा और उसकी भूसी के साथ अगर आप रोटी बना के खाते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपने उसकी सारे भूसी निकाल दी, उसकी महीन कर दिया और उसको मैदा बना दिया, तो अब आप बीमार होने ही वाले हैं। आपको कोई रोक ही नहीं सकता। खाइए मैदा के प्रोडक्ट, आपको बीमार होना ही है, आपको कोई रोके, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोसेसिंग करते जाएंगे उसकी, और वो प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना वो फूड अनहेल्दी होता जाएगा। ये रूल है, जितने लेवल की प्रोसेसिंग बढ़ती जाए। तो शुगर खाने लायक ही नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है डायबिटीज, लेकिन मुझे याद नहीं है कि पिछले 20 साल में मेरे घर में शुगर का एक दाना भी आया। हम टच भी नहीं करते क्योंकि वो खाने लायक नहीं है। टीवी पर जितने चीजों का ऐड देख लेंगे सब खाएंगे थोड़े ही। तो आपके यहाँ केवल गुड़ यूज होता है? गुड़ यूज होता है, दूसरे बहुत तरह के स्वीटनर हैं, नेचुरल स्वीटनर दूसरे। एक तो देसी गुड़ है और देसी गुड़ में भी शुद्ध होना चाहिए। दूसरा बहुत दूसरे तरह के नेचुरल स्वीटनर है, जैसे ब्राउन शुगर आ गया मार्केट में। हाँ, जैसे शाकर होता है, शक्कर, जैसे मिश्री बनती है तो वो ठीक है, आप मिश्री थोड़ा यूज कर सकते हैं। शक्कर जो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन, वो आप यूज करें। वो भी, उसमें भी उसकी किसने बनाया और कैसे बनाया वो थोड़ा समझना चाहिए, वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक के नाम पे भी बहुत अलग धंधा चल रहा है। तो एक तो ये है। दूसरा, जैसे नेचुरल स्वीटनर, बहुत सारी चीज़ों में आप डेट्स डाल सकते हैं, खजूर डाल के मीठा कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी मिठाइयाँ खजूर से बन जाती है। हम गुड़, मूंगफली के लड्डू बनाते हैं, खजूर के साथ बन जाता है। उसमें कुछ दूसरा गुड़ भी डालने की जरूरत नहीं है, वो खजूर से, डेट्स से बन जाती है। जैसे आपने बताया नेचुरल स्वीटनर लेने से कोई भी डायबिटीज की दिक्कत नहीं आ सकती? नहीं, कहीं भी नहीं। नॉर्मल जो एवरेज लेते हैं उतना ले सकते हैं ना। डायबिटीज के लोग नेचुरल स्वीटनर, जैसे मैंगो खाएं, आम खाएं। अब कोई डॉक्टर चौंक जाएंगे, डायबिटोलॉजिस्ट, वो तो ये बोलते हैं नेचुरल शुगर भी नहीं लेनी है। हम अपने पेशेंट को भरपेट आम खिला के डायबिटीज ठीक करते हैं। थोड़ा नहीं, भरपेट, जितनी इच्छा हो खाओ, ठीक है, और डायबिटीज ठीक होता है। हमने खिलाया है, ऑन रिकॉर्ड बता दूंगा आपको, ऑन रिकॉर्ड। तो क्यों? उसका साइंटिफिक कारण है। उसका एक साइंटिफिक कारण है कि अगर फ्रेश फ्रूट आप खाते हैं, अगर वो मीठा भी है, फ्रेश फ्रूट है, तो आपको डायबिटीज नहीं बढ़ाएगा। हाँ, उसका जूस नहीं पीना। खाने में और जूस पीने में फर्क है। तो जो भी नेचुरल शुगर, जैसे मैंगो का आप जूस बना के पी लेंगे, शेक बना के पी लेंगे गटागट, तो शुगर बढ़ सकता है, तुरंत शूट हो सकता है। लेकिन मैंगो अगर आराम से खाते हैं, आप एप्पल आराम से खाते हैं, आप केला खाते हैं, मतलब इंस्टेंट शुगर स्पाइक नहीं होने देना है। हाँ ठीक है, तो खाते हैं, लेकिन वो खाने से भी मना करते हैं। तो शुगर एज सच हमारा दुश्मन नहीं है। शुगर को लेने का तरीका, और शुगर के बहुत सारे रूप हैं। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, बहुत सारे शुगर के फॉर्म है।
तो शुगर हमारा दुश्मन नहीं है। शुगर के बिना तो हम एक उंगली भी नहीं उठा सकते, शुगर के बिना तो हम बात नहीं कर सकते, वही तो हमें एनर्जी दे रहा है। तो शुगर एक्चुअली दुश्मन नहीं है, डायबिटीज के पेशेंट का भी दुश्मन नहीं है। वो भी बिना शुगर के अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। शुगर को कैसे यूज करना है, शुगर को कौन सा शुगर कैसे खाना है, वो जानना जरूरी है बस। ठीक है सर, तो हमने शुगर की तो बात कर ली, डायबिटीज़ की बात हो गई। अब आप वो बताइए, जैसे जो भी सुन रहा हो, अगर उसके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो वो कैसे क्योर करे, घर पे ही रह करके आप कोई तरीका बताएं, या आप कैसे क्योर करते हैं वो तरीका बताएं। देखिए, हम जो क्योर करते हैं, जैसा मैंने कहा कि हमारे सिस्टम का नाम है माइंड बॉडी मेडिसिन सिस्टम। पहली बात, हम कोई दवाई नहीं देते, इवन आयुर्वेदिक टैबलेट कैप्सूल नहीं देते। एलोपैथी की तो बात ही छोड़ो, मतलब कोई भी दवाई नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि सच पूछें तो डायबिटीज़ की कोई दवा बनी नहीं है। अगर एलोपैथी लोग ये कहते हैं कि ये डायबिटीज़ की दवाई है, मेटफॉर्मिन और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन ड्रग देते हैं। अगर ये डायबिटीज़ की दवाई का मतलब क्या होता है कि बीमारी है, उसको लिया और बीमारी ठीक हो गई। दवाई का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज मेडिसिन? मेडिसिन मतलब क्या? किसी बीमारी को ट्रीट करने का, उसको क्योर करने का टूल है। हाँ। तो ये कौन सी, अगर मेटफॉर्मिन या डायबिटीज की जितनी दवाइयां पूरी दुनिया में चलाई जा रही हैं ये मेडिसिन मैन्युफैक्चरर के द्वारा, अगर डायबिटीज की दवाई वो सचमुच बना रहे होते तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 6 महीने साल भर भी खाने के बाद डायबिटीज ठीक हो जानी चाहिए थी। किसी एक की भी दुनिया में ठीक हुई क्या वो दवाइयां खा के? एक की भी नहीं हुई। इसलिए लेनी पड़ती है, दवाई बढ़ानी पड़ती है, बढ़ती जाती है और बीमारी बढ़ती जाती है, शुगर लेवल बढ़ता जाता है। उल्टे टाइप 2 डायबिटीज के केस में आप मेटफॉर्मिन खाते खाते, ये कॉम्बिनेशन ड्रग खाते खाते आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता जाता है। जो इंसुलिन रेसिस्टेंस इज द रूट कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। उल्टे उस रूट कॉज को ठीक करने की बजाय ये दवाइयां ट्रीटमेंट करने के नाम पर उस रूट कॉज को और एग्रेवेट करती हैं, और इसलिए और बाद में वो कहते हैं डायबिटीज तो इनक्यूरेबल है। मैंने तो आपको पहले कहा था कि डायबिटीज नो, तुमने उसे इनक्यूरेबल बनाया। हमारी गलत आदतों के कारण, गलत लाइफस्टाइल, गलत फूड, गलत बिहेवियर, गलत थिंकिंग पैटर्न के कारण अगर शरीर में बीमारी पैदा हो सकती है तो उन चीज़ों को करेक्ट कर देंगे तो शरीर उस बीमारी को इंस्टेंटली बाहर फेंक देगी। ये डायबिटीज़ पे भी लागू होता है, ये कैंसर पे भी लागू होता है, और हम सब कर रहे हैं। शरीर इन बीमारियों को निकाल के बाहर फेंक देती है। सुनने में ये बड़ी बड़ी बातें लगेगी, सुनने वाले कहेंगे गलत है, वो आपकी मर्जी, वो आपके डिसीजन पे मैं छोड़ता हूँ आपके व्यूअर पे, वो उसमें मुझे कुछ नहीं करना। बिकॉज इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप यू आर फ्री टू मेक द जजमेंट्स एंड फ्री टू मेक योर ओन व्यू, बट एट द सेम टाइम ट्रुथ रिमेन्स कि डायबिटीज ठीक होता है और दुनिया की सारी बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर साइंस में, एक सो कॉल्ड एक मेडिकल साइंस में, सारी बीमारियों को, क्रोनिक डिजीज को इनक्यूरेबल घोषित कर दिया गया है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज इनक्यूरेबल, टाइप 2 डायबिटीज इनक्यूरेबल, बीपी की दवा एक बार लेनी शुरू कर दी तो इतना डराया गया है कि बीपी की दवा कभी मत छोड़ना, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, यही बातें कही जाती है। पैरालिटिक अटैक हो जाएगा। 2-4 फेक एग्जाम्पल, किसी को पैरालिसिस हो गया, उसको इस दवाई से जोड़ दिया। मान लो किसी को पैरालिटिक अटैक आ गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, उसके कारण दूसरे हैं, लेकिन उसको इधर मिक्स करके और जोड़ के कोरिलेट करके और प्रूफ कर दिया तो आ जाएगा। ये सब फेक बातें। अस्थमा, दमा दम के ही साथ जाएगा, दमा कभी ठीक नहीं होगा। इस तरह से माइग्रेन कभी ठीक नहीं होगा, जीवन भर दवाइयां खानी पड़ेगी। डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होगा, डिप्रेशन, एपिलेप्सी कभी ठीक नहीं होगा। ऑटो इम्यून डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कभी ठीक नहीं होगा। इस तरह से मैं 25 बीमारियों के, जिससे पूरी दुनिया में जितने बीमार लोग हैं उसका 99% लोगों को यही बीमारियां है, उन सारी बीमारियों को इनक्यूरेबल है, लेकिन आपको जीवन भर मेरी दवाई खानी है। कमाल देखिए, मैंने ये कह दिया, आप मेरे पास आए डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए, मैंने आपको पहला मंत्र क्या दिया, डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती। तो भैया जब ठीक नहीं होगा तो क्या करें तुम्हारा दवाई लेके? वो मैनेज करा देते हैं कि उस टाइम के लिए कम हो गई बस। हाँ, तो मैनेज क्यों किया जा रहा है? मैनेज नहीं किया जा रहा है,
हमारे पैरामीटर्स को डैमेज किया जा रहा है। मैंने कहा ना, टाइप 2 डायबिटीज, पूरी दुनिया में डायबिटीज के जितने पेशेंट हैं ना, 90% लोग टाइप 2 वाले हैं, मोर देन 90%। तो टाइप 2 प्रीवैलेंट है। उसका टाइप 2 डायबिटीज का मेन कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंस। ये जो दवाइयाँ हैं, जो सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ाती हैं, हमारे पैंक्रियाज को डैमेज करती है, हमारे लीवर के मैकेनिज्म को डैमेज करती है। लीवर में एक पूरा प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हमारी लाइफ सेविंग प्रोसेस है। नेचर ने हमें दिया है कि जब बॉडी में ग्लूकोज की एकाएक शॉर्टेज हो जाए तो लीवर तुरंत ग्लूकोज बना के ब्लड में डाल दे तो हमारी जान बच जाए, नहीं तो जान चली जाती है, आदमी कोमा में चला जाता है। उस ग्लूकोनियोजेनेसिस के लीवर के इस वाइटल फंक्शन को डैमेज करता है मेटफॉर्मिन, डायबिटीज की दवा। हमारे पूरे एब्जॉर्प्शन, जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है, उसको डैमेज करता है, हमारे पैंक्रियाज को डैमेज करता है। और इसीलिए लंबे समय तक जो टाइप 2 डायबिटीज वाले जब लंबे समय तक टाइप 2 की गोलियां खाते हैं तो धीरे धीरे उनका शुगर लेवल बढ़ता जाता है और टैबलेट्स के डोज पावर बढ़ाते जाते हैं। और एक समय आता है कि वो टैबलेट्स बंद करके बोलते हैं अब तुम्हारा पैंक्रियाज पूरी तरह से टूट चुका, अब तुम्हें बाहर से इंसुलिन, अब इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो गया, अब तुम्हें बाहर से इंसुलिन लेना होगा। मतलब टाइप 2 डायबिटीज इज नाउ कन्वर्टेड इनटू टाइप 1 डायबिटीज। तो पैंक्रियाज को तोड़ा किसने? दवाइयों ने। तो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपका कि ये आपको सोचना है। ये तो और ज्यादा ही बीमार करने की तरीका बता दिया। ये तो बहुत ही डीप बातें हो गई सर। अब एक बार, जैसे हमारे पास टाइम कम है, तो एक बार शॉर्ट में आप बता दीजिए, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसका क्या डेली लाइफस्टाइल होना चाहिए? तो डायबिटीज में सबसे पहले स्ट्रेस को ध्यान में रखना है। स्ट्रेस हमारा, स्ट्रेस इज द प्राइम कॉज, पहला। तो स्ट्रेस को आप जितना मैनेज कर सकें। अच्छा, ये कहना बड़ा आसान है, स्ट्रेस को कंट्रोल करो, स्ट्रेस को मैनेज करो। एक तो आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो स्ट्रेस को कैसे ख़त्म किया जाए, तो उसके हम टूल्स एंड टेक्निक्स बताते हैं। हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो स्ट्रेस तो रहेगा थोड़ा बहुत, कुछ चीज़ों के, लेकिन स्ट्रेस को हम पकड़ के अपने पूरे जो हार्मोनल सिस्टम है, पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उसको डैमेज ना करने दें। जब आप किसी स्ट्रेस को पकड़ के लॉन्ग टर्म तक उसको पकड़े रखते हैं तो आपका वो फिर अंदर आपके सिस्टम को डैमेज करना शुरू करता है और वो कुछ दिनों में वो आदत बन जाती है। तो आप हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेस लेके, अभी प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पुरानी बात याद करके स्ट्रेस में लेंगे, अच्छा उसने मुझे ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। तो आप हार्मोनल सिस्टम को अपना डैमेज कर रहे हैं एंडोक्राइन से, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ना ले। दूसरा, आप अपने फूड को, जो एक हेल्दी फूड है, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, अन्न कम खाएं और जितने प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड है उससे दूर रहें, उससे दूर रहें। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब जो कर रहे हैं वो हम भी करें, तो आपके साथ भी वही हो रहा होगा जो सबके साथ हो रहा है ना। ऐसा नहीं हो सकता है आई विल ईट माई केक एंड हैव इट टू, दोनों नहीं हो सकता है। तो आपका पहला फूड को भी ध्यान में रखना होगा कि हेल्दी फूड क्या है ना। जैसे मैंने शुगर की बात की या दूसरी चीज, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने कहा हम कभी शुगर को नहीं टच करते, हमारे घर में शुगर आता ही नहीं, शुगर की बनी चीजें नहीं खाते, है ना। तो हमें कोई प्रॉब्लम, हमें डर भी नहीं है कि डायबिटीज हो जाएगा कभी, है ना। हम प्री डायबिटिक हैं कि डायबिटिक हैं, इस बहस में ही हम नहीं उलझते। तीसरा, आपका लाइफ स्टाइल। आज रात भर जगना, नींद नहीं प्रॉपर लेना और पूरा बॉडी का सर्काडियन रिदम। मान लो आप 6 घंटे की नींद, सुबह 5 बजे सो के 11 बजे जगते हैं, तो आपने 6 घंटे की नींद तो ले ली। आप 12 बजे जगते हैं, 5 बजे सुबह सो के 12 बजे, तो आपको कहेंगे मैंने तो 7 घंटे की नींद ले ली, आप बोलते हैं 7 घंटे। नो, हर चीज का बॉडी, हमारे बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसको सर्काडियन रिदम कहते हैं। तो जब आप समय के साथ खाना नहीं करते हैं, समय पर आप सोने नहीं जाते हैं, समय पे जगते नहीं है, तो बॉडी का पूरा सर्काडियन रिदम गड़बड़ हो जाता है, बिगड़ जाता है। और सर्काडियन रिदम बिगड़ जाए तो डायबिटीज से लेके कैंसर तक कॉज कर सकता है। तो बॉडी का सर्काडियन रिदम ठीक करें, थोड़ा नेचर के कांटेक्ट में रहें, थोड़ा धूप में जाएं, थोड़ा नेचुरल लाइट में रहें। हम दिन भर रात भर आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, नेचुरल, थोड़ा धरती से कांटेक्ट में रहें, थोड़ा नेचर के कांटेक्ट में रहें, बीमार नहीं होंगे, डायबिटीज नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जैसे डायबिटीज वाले लोगों को कहा जाता है कि चावल नहीं खाना, कार्ब्स बहुत कम लेना, कार्ब्स के कारण डायबिटीज बढ़ सकती है, तो आपका क्या ओपिनियन है?
देखिए, ये भी सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है और मैं उसका एक जवाब ये देता हूँ जो आपको भी मैं बताऊँगा कि हम जब कोई भी फूड लेते हैं ना तो 3 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। और बाकी दूसरे होते हैं जो सब विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, दूसरी चीज़ें, तो ठीक है। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट है, पहली बात ये समझना है कि डायबिटीज़ वालों का भी कार्ब दुश्मन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट दुश्मन नहीं है, उसके बिना उनका शरीर ही नहीं चलेगा, तो दुश्मन नहीं है। अब कार्ब जैसे चावल नहीं है। हाँ, जब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, आप प्रोटीन भी बॉडी में ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, आप फैट भी ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो कार्ब भी ज़्यादा लेते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस बिगड़ता है। प्रोटीन का तो इतना खतरनाक है कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट आजकल जो खा रहे हैं, जिम में जो बच्चे जा रहे हैं, घरों में प्रोटीन सप्लीमेंट का एक प्रोटीन की ऐसी बीमारी पकड़ाई है कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो प्रोटीन खा के पाउडर खा के लोग कैंसर इनवाइट कर रहे हैं, जो डब्बा बंद प्रोटीन है, तो जो प्रोसेस्ड प्रोटीन है, तो क्योंकि वो आजकल प्रोटीन मिल नहीं पा रहा ना, हमारी डाइट ऐसी नहीं रही कि हम उतना प्रोटीन लें, इसलिए हमें एक्सेस लेने के लिए सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है। हाँ, तो आपने जो नेचुरल तरीके से प्रोटीन मिलना चाहिए वो छोड़ दिया और आपने जहरीले तरीके से प्रोटीन लेना शुरू किया, तो कैंसर के केसेस, अभी इंडिया को डायबिटीज कैपिटल कहा जा रहा है, बहुत जल्दी इंडिया कैंसर कैपिटल बनने जा रहा है, बल्कि काम शुरू हो चुका है, अब अनाउंस हो जाना चाहिए। इंडिया इज गोइंग टू बी कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। बट प्रोटीन पाउडर जो अच्छी कंपनियों के हैं वो नहीं, तो किसी भी रिसर्च होके कंपनी बने। के प्रोसेस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस्ड, पैकेज्ड प्रोटीन इज पॉइजन। मतलब कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं, कोई भी प्रोसेस्ड प्रोटीन नहीं, जो वे प्रोटीन आता है, ना 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 ना, कुछ भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड का एक अलग पूरा चैप्टर, एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है इस पर, अगर हम बात करें ना कि वाई प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड। अब प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड वाले सब नाराज हो जाएंगे, सरकार नाराज हो जाएगी, बहुत अरबों डॉलर का टैक्स मिलता है उनको इससे, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो भाई, दो तुम्हारी फाइनेंशियल मजबूरी है, लेकिन तुम साथ में बीमारियों को भी बढ़ावा दे रहे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। हाथी और घोड़े से ज्यादा ताकत चाहिए क्या इंसान को? नहीं, उतनी भी जरूरत नहीं है। नहीं है ना। तो घोड़े को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन और सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ है मालूम? उस हरे पत्ते में, उस घास में। हाथी से ज्यादा लोग कहते हैं कैल्शियम नहीं मिलेगा। मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि हाथी से ज्यादा बोन्स हैं तुम्हारे पास? नहीं ना। तो हाथी की जो इतने बोन्स बने, क्या खाया उसने? कौन सा कैल्शियम के टैबलेट्स खाए उसने? कौन सा प्रोटीन के पाउडर हथनी ने घोल घोल के पिलाया उसको? कौन सा कैल्शियम के टैबलेट उसको? तो हाथी को कितना कैल्शियम का टैबलेट खाना चाहिए आदमी के हिसाब से? तो कम से कम 200-250 टैबलेट रोज खाने चाहिए। हाथी क्या खाता है? अपने बच्चे को क्या खिलाता है? पत्ते, केले, वही सब ना। पत्ते में नेचुरल तरीके से जितना प्रोटीन है और कैल्शियम है कहीं नहीं है। आप नेचुरल फूड खाइए ना, प्रोटीन की कमी। हमने आज तक प्रोटीन का पाउडर नहीं खाया, आज तक कैल्शियम की टैबलेट नहीं खाई। आपको देख के लग रहा है कि प्रोटीन या कैल्शियम कम होगा मेरे शरीर में? नहीं लग रहा है। नहीं खाई, हमारी फैमिली में कभी आया नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो नेचुरल फूड खाइए। आपने जो डायबिटीज को कम करने का तरीका मैंने बताया, इन्वायरमेंट के बारे में, नेचर के टच में रहना, फूड अपना ठीक करना, लाइफ स्टाइल ठीक करना और स्ट्रेस को ठीक करना। और जो जैसे चावल वगैरह खा सकते हैं? हाँ, नहीं, चावल क्या है, डायबिटीज अगर हो गया है तो मैक्सिमम जो वैरायटी हैं चावल के नहीं खा सकते हैं। कुछ वैरायटी है जैसे रेड राइस है, ब्राउन राइस है, वो लिमिटेड अमाउंट में आप खा सकते हैं। रोटी बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, गेहूं की रोटी उससे भी ज़्यादा नुकसान है। डॉक्टर गेहूं की रोटी खाने को कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो उन लोगों को, क्योंकि ग्लूटेन डायबिटीज़ के ये को ट्रिगर करता है और ज़्यादा, ग्लूटेन जो कंटेंट, और उसमें और भी दूसरी चीज़ें, तो टाइप 1 में भी नुकसान करता है गेहूं, टाइप 2 में भी नुकसान करता है। तो हम अपने पेशेंट को डायबिटीज़ में गेहूं और चावल दोनों मना करते हैं, या चावल में सर्टेन टाइप ऑफ चावल खा सकते हैं जो आपको स्पेशली लेना पड़ेगा। और आप उसकी जगह मिलेट्स खाइए। सारे मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, वो कैल्शियम है, प्रोटीन है, उसमें आयरन है, कार्बोहाइड्रेट भी है जितना बॉडी को चाहिए, लेकिन बैलेंस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बिना तो कोई फूड ही नहीं है।
सर आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि डायबिटीज के बारे में। मुझे लगता था कि मैं प्री डायबिटिक हो गया हूँ, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स आ गई कि 130 के 125 के अराउंड है मेरा। तो मुझे बता तो आज से समझ में आया ना, आज से आप प्री डायबिटिक नहीं हैं। आज से मैं ये माइंड में सोचूंगा भी नहीं कि प्री डायबिटिक हूँ। सोचना भी नहीं है, नहीं तो डायबिटिक होंगे। और 150 भी हो जाए तो डायबिटिक भी नहीं है, तो अब भी प्री डायबिटिक नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर, क्योंकि मैंने पैरामीटर्स बताया आपको। आज जो पॉडकास्ट में सर ने बताया हुआ है वो सबको फॉलो करेगा और वो अपने पेरेंट्स की या अपने किसी भी मेंबर की डायबिटीज को ठीक कर सकता है। और जो भी यंग जनरेशन है जिन्हें बता दिया गया कि वो प्री डायबिटिक है, प्लीज स्ट्रेस लेना बंद करिए, नहीं तो हो सकता है आपको डायबिटीज भी हो जाए। इसलिए जैसे सर ने बीपी भी बताया, हो जाएगा, बीपी भी हो जाएगा और भी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि आज हमारे पास समय कम है। फिर से सर को इन्वाइट करेंगे किसी और दिन, किसी और पॉडकास्ट में, किसी और टॉपिक के लिए। अगर आपको कोई टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताएं, हम अगली पॉडकास्ट उसी टॉपिक पर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।